बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बुरी खबरों में घिरे हुए पाकिस्तान में आज एक अच्छी खबर भी आई। कल रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $57 मिलियन जमा करवाए और यह रिकॉर्ड अमाउंट है। यह प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया था और मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत को, पिछली हुकूमत को इसका क्रेडिट भी देना चाहिए और इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी? क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दे। उनका एजेंडा बड़ा सीधा है, इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो कि यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, कश्मीर को भूल जाओ क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तकड़ा हो और ताकि वो चाइना को फेस करे। इमरान खान अपने मौका पर डटे हुए हैं कि यह हुकूमत गैर मुल्की साजिश के जरिए आई और दूसरा में हरगिज जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था। इन्होंने आज हल्फ भी दे दिया, लिहाजा अब किसी को मजीद एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपोजिशन को टाइट करने का जो मंसूबा बनाया था, इसका क्या जवाब है? क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने चंद दिन कबल यह इंकशाफ किया था और कल साबिक वज़ीर आज़म के साबिक मशीर एहतसाब ने इसका एतराफ भी कर लिया। मेरा जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन प्लान था हमारा मुख्तलिफ केसेस का, जो 7, 8, 10 केसेस थे, टू बी वेरी फ्रैंक दिसंबर तक जो है ना, दिसंबर 2022 रिसीव हो जाने थे सारे ऑलमोस्ट। प्लान था आपका बेसिकली, वो अगर चलता रहता तो यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ फैसला हो जाता, राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ फैसला हो जाता, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी सारे फैसले हो जाते, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो जाता, हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला हो जाता, इसके अलावा एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी सब के खिलाफ हो जाता। देखिए या ये एक्सलरेट हो जाते या ये पनिश हो जाते। और मुल्क की मजमूई माशी सूरत-ए-हाल क्या है, आप शौकत तरीन की जुबान से सुनिए। मैं ये सुन रहा हूं कि IMF के साथ एक इनका मुआहिदा हो रहा है जिसमें 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी फिर और ये लगाएंगे अवाम पे। तीसरा बजट आएगा 28-29 को और ये बुलडोज करेंगे। असाइनमेंट बिल्कुल नहीं डिस्कस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। ये जो है ये हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और डीप क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। मुझे डर है कि ये मेल्टडाउन की तरफ न जाए जिस तरह श्रीलंका गया और उसके बाद सिविल अनरेस्ट हो सकता है, उसमें विलफुल डिफॉल्ट हो सकता है। साजिश और आने वाले माशी तूफान, ये हमारा आज का इशू होगा और शौकत तरीन और एहसन इकबाल हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस प्रोग्राम के इस हिस्से में शौकत तरीन साहब है, साबिक वफाकी वजीर थे खजाना के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तरीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट ने IMF के साथ मुआहिदा तकरीबन तय पा गया और इसके अलावा चाइनीज कंसोर्शियम ने $2.3 बिलियन देने का फैसला कर लिया, वादा कर लिया, कुछ पेट्रोल की कीमतों में भी 7% आज कमी हुई, तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर नहीं है? बिल्कुल बेहतर है। अगर आप तेल की कीमत कम होती है, जो हुई है $120 से $106 पे आई है, इसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। और जो ये जो $2.3 बिलियन की है, ये तो खैर उन्होंने हमें कहा था कि जब हम रोल ओवर हो रहा था कि ये 10 दिनों में आ जाएगा, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये अभी वो 10 दिन जो 3 महीने हो गए हैं वो 10 दिन में ही आ जाए, तो वो 2.3 वो आ जाएगा। तो और IMF का जो IMF के पैसे तो मिलेंगे आपको कहीं जुलाई के एंड में, तो वो तो अभी आपसे ना उसमें उम्मीद रखें। लेकिन उससे ये होगा कि एक दफ़ा ये एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगा तो बाकी चीज़ें जो है ना, जिस तरह वर्ल्ड बैंक, एशियन वन बैंक तकरीबन $1.8 to $2 बिलियन पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा और मार्केट में कोई थोड़ी सी सुकून आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये फिर स्टेबल हो जाएगी इकॉनमी पाकिस्तान की और इससे ज़ाहिर हुकूमत को फिर फायदा होगा, आवाम को भी फायदा होगा इसका। देखिए स्टेबल तो पता नहीं कितनी होगी, लेकिन इस वक्त का जो इशू चल रहा है ना आपका, कि आपका एक्सचेंज रेट 182-83 पे होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 185 पे होना चाहिए और वो चल रहा है 213 पे।
ये कम से कम नीचे जो स्लाइड कर रहा है ये नहीं करेगा, ये ऊपर आएगा थोड़ा सा, ऊपर आना चाहिए इसको, क्योंकि हो ये रहा है कि अभी मार्केट भी इतनी वो जो है सेंसिबल है, वो ये कह रही है कि अभी जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाए हैं और ये इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट आया है इससे एक्सपोर्ट जो है इफेक्ट होंगी, और एक्सपोर्ट इफेक्ट होंगी तो ये आपका करंट अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा। तो वो ये देख रहे हैं कि अभी आपके आगे जो है, जो आपके ऊपर जो डॉलर के ऊपर जो एक किस्म से डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, और उस लिहाज से तो थोड़ी नर्वसनेस तो रहेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन चीज़ों से कम इस वक्त जो एक पैनिक की सिचुएशन है, तो कि अभी स्टेट बैंक ने कहा है कि $1 लाख भी अगर आपने भेजना है बाहर तो 24 घंटे पहले आपको स्टेट बैंक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये तो कभी नहीं हुआ था। तो ये सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल कहीं ना कहीं उनको कामयाबी हासिल हो रही है और गवर्नमेंट की सिमत जो माशी है अब तकरीबन थोड़ी सी बेहतर हुई है। मेरे के बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी टफ डिसीजन भी ले चुके हैं इस वक्त, और उसमें और कुछ और उन्होंने लेने भी हैं, लेकिन कम से कम ये है कि उनको कोई ना कोई उम्मीद तो अब नज़र आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये आपने फरमाया था कि महंगाई में इजाफा हो जाएगा, 35-40% इजाफा हो जाएगा, तो आप अभी भी स्टैंड करते हैं इस चीज़ पे कि माशी हालात जितने भी अच्छे हो जाए, पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में जितनी भी अच्छी हो जाए, डॉलर नीचे आ जाए, बाहर से कोई इमदाद पाकिस्तान को मिल जाए, IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, वहां से पैसे आ जाए, तब भी महंगाई होगी? महंगाई तो ऑलरेडी है ना, 28% पे तो आ गई है ना आपकी महंगाई पिछले हफ्ते, और ये पिछले थर्सडे को, इस थर्सडे को, कल पता नहीं कितनी होती है, लेकिन 28% है। तो उसके बाद अभी ऐड करना है आपने 45% गैस की प्राइसेस इंक्रीज करनी है, 47% बेस प्राइस इंक्रीज करनी है उसके ऊपर गैस पे, जिसका मतलब है कि ₹5 जो हमने रिलीफ दी थी वो ऐड करके उसके ऊपर कोई ₹7.5 और करनी है 3 महीनों में। वो जब ऐड करेंगे आप तो वो तो, और फिर जो PDL है, जो PDL उन्होंने कहा है कि आपको जो 750 अरब रुपया जो है आपने रिकवर करना है, और उन्होंने कहा आप पहले महीने में ही आपने ₹10 करना है। वो जब आप करेंगे तो वो इन्फ्लेशनरी होंगे ना, वो तो मुझे लगता था 35 से 40% से ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस गिरती हैं एंड सिग्निफिकेंटली गिरती हैं तो वो ऑल राउंड इफेक्ट करेंगी। वो नॉट ओनली कि ऑयल की प्राइसेस को इफेक्ट करेंगी, वो बाकी चीज़ों को भी इफेक्ट करेंगी, ट्रांसपोर्ट को करेंगी, बाकी चीज़ों को करेंगी। ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा सर, ये जो महंगाई है इसको आलमी कहा जा रहा है, आलमी फिनामिना है, इंटरनेशनल फिनामिना है। अब यूके के अंदर देखिए इन्फ्लेशन जो है 9.1 पे चला गया है और 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिका के अंदर 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, पूरे यूरोप के अंदर है, फिर जापान के अंदर है, फिर चाइना के अंदर है, और ऐसे महसूस है ये ग्लोबल इशू है इस वक्त। तो आप क्या ये समझते हैं कि हम ज़ाहिर है ग्लोबल विलेज का हिस्सा है तो हम पे भी तो अफेक्ट आएगा, या फिर ये सारी गलती इस गवर्नमेंट की है? नहीं यार, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये ग्लोबल नहीं है। हम तो जुलाई से कह रहे थे कि ग्लोबल फिनोमेना है। जुलाई से जैसे सुपर साइकिल आया तो हमें वो फेस कर रहा था। हमारा मुश्किल ये था कि हम इनको कहते थे कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, लेकिन ये ग्लोबल जो है सुपर साइकिल ये हमें अफेक्ट कर रहा है। उससे हमारा करंट अकाउंट भी जो है वो जो है डेफिसिट में जा रहा है और इन्फ्लेशन भी हो रही है। लेकिन ये कह रहे थे कि तुम लोग नालायक हो, तुम्हें पता नहीं है इन्फ्लेशन, हम आएंगे तो हम इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। अब इनको समझ लग रही है कि ये ग्लोबल, वाकई ग्लोबल फिनोमेना है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि ग्लोबल फिनोमेना नहीं है। हमने क्या कहा था और हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी कि हम ग्रोथ को सस्टेन करेंगे और इन लोगों को रिलीफ देंगे, अपना पेट काट के हम रशियन ऑयल की तरफ भी जाते, उससे भी करते, ताकि हम ये सुपर साइकिल को ओवरराइड करते। अब देखें जी, सुपर साइकिल का नीचे आना शुरू हो जाता है, अगले 6 महीने के बीच में नीचे आ जाता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि ग्रोथ भी करते, इन्फ्लेशन भी नीचे जाती, करंट अकाउंट भी नीचे जाता। इनकी स्ट्रैटेजी जो इन्होंने की है, सारा कुछ पास ऑन किया है, उससे इन्फ्लेशन इतनी हुई है कि उसको नीचे आते आते कम से कम साल लगेगा।
अच्छा ये फरमाइए सर, ये आईएमएफ के साथ जो आप मुआहिदा करके गए हो, क्योंकि गवर्नमेंट का हर वजीर ये कहता है कि जब भी हम आईएमएफ के साथ बात करते हैं तो कहते हैं देखें जी हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट वहां पे तब्दील हो गई है, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया था, वो हमारे सामने मुआहिदा रख देते हैं और वो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शौकत तरीन साहब का मुआहिदा होता है और हमारे हाथ बंध जाते हैं। तो आप ऐसे क्यों हाथ बांध कर चले गए सर? देखिए ना, मैं तो कितनी दफ़ा समझा चुका हूं जावेद भाई कि मैंने जिस वक्त जो मुआहिदा जो है दिसंबर के सारे नंबर्स हम पूरे कर चुके थे, जो फरवरी के बीच में हमने फ्रीज किया था वो 24 रुपए पेट्रोल का और 22 रुपए डीजल का किया था। 24 और 22 उसकी मैंने अकाउंटिंग भी दे दी है कि हमने पैसे उसके एक साइड पे रख लिए थे। तो जब ये आए तो उसमें हमने उस पूरे जो पैसे रखे थे उसमें 100 बिलियन रुपया रखा था पीएसडीपी से। तो अप्रैल का महीना जो पूरा था वो उसके लिए तो वो 100 बिलियन काफी था। अप्रैल के बीच में 100 बिलियन का ही खर्चा था, 98 के 97 बिलियन का। तो ये वो उसके थ्रू पे करते और फिर जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई थी उसको पास ऑन कर देते। उस वक्त हम तो ना करते, हम तो रशियन ऑयल लेके आ जाते, हम टारगेट सब्सिडी करते। लेकिन अगर इनके ख्याल के बीच में इन्होंने मुआहिदा पूरा करना था तो पास ऑन कर देते। क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों चुप करके बैठे रहे? सो ये मेरे पर डालने की कोशिश ना करें, ये इससे बच नहीं सकते कि इन्होंने 6 हफ्ते जो है इन डिसीजन से मुसीबत डाली अपने आप को और फिर उसके बाद कोई इनोवेटिव डिसीजन नहीं लिए जिस तरह रशियन ऑयल वगैरह, क्योंकि ये अमेरिका से डर गए। ठीक। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो कह रहे हैं कि ये जो बजट का इफेक्ट है सिर्फ अमीर आदमी के ऊपर आएगा, गरीब आदमी के ऊपर नहीं आएगा, ये बात दुरुस्त है? क्योंकि 422 अरब रुपए के मजीद टैक्सीज हैं, तो ये टैक्सीज भी सारे इकट्ठे कर रहे हैं इन्होंने, तो ये कैसे होगा? ये सिर्फ अमीर आदमी सफर करेगा? देखो जी, मैं तो टोटली इनकी फिलॉसफी के अगेंस्ट हूं। हमारी प्रोग्रेसिव फिलॉसफी थी। मैं आईएमएफ को कहता था कि मैं टैक्स जो है ब्रॉडनिंग करूंगा, मैं रिटेल के बीच में जो है वो रिकवरी ज्यादा करूंगा थ्रू टेक्नोलॉजी, मैं ट्रैक एंड ट्रेस लगाऊंगा, मैं कस्टम्स में सिंगल विंडो डालूंगा। और ये टोटली उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया है। इन्होंने ब्रॉडनिंग में 43 मिलियन लोगों के मैंने इनके पास डेटा छोड़ के आया था और अप्रैल में हमने उस पे टैक्स लगाना शुरू कर देना था। लेकिन इन्होंने अब क्या किया है कि 6 लाख रुपए पहले इन्होंने कहा उससे 12 लाख हो जाएगा, अब 12 लाख को रिवर्स करके इन्होंने कहा है कि उस पर भी 2.5% लगाएंगे। उससे ऊपर इन्होंने जो टैक्स दे रहा था उस पर टैक्स लगा दिया है। मैं कभी ना करता ये, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगाना, आपके पास 3 मिलियन वो है, 43 मिलियन का आपके पास डेटा है, आप उसमें ब्रॉडन करें। 6 से 8 मिलियन आप अगले साल लेके आए, उससे अगले साल 6 से 8 मिलियन लेके आए, तो आपको जरूरत ही ना पड़ती, बल्कि मैं टैक्स कम करता, ताकि ये है कि लोगों की जो है एक किस्म से एपिटाइट ज्यादा होती। और दूसरी चीजें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमने कहा कि पॉस मशीन्स लगा के हम सारा कुछ ये जो रिटेलर से टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे, इन्होंने जनाब फिक्स टैक्स की तरफ चले गए हैं, क्योंकि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कभी इसको टैक्स नहीं करेंगे। और तीसरा जो था, हमने कहा था कि सप्लाई चेन को हम टैक्स करेंगे, उसमें जो है इन्होंने जो कि लगाया गया था कि आपका जो आईडी कार्ड होना चाहिए जो भी खरीद फरोख्त करेगा, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया जो है उसका आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है जो आपने कनेक्ट करना था प्रोड्यूसर से और रिटेलर तक, 422 अरब रुपए का नया टैक्स लगा है, ये आईएमएफ के दबाव की वजह से लगा है और ये आईएमएफ के सामने बिल्कुल लेटे हुए हैं। देखे यार, 422 तो कुछ भी नहीं नया जावेद भाई, कुछ नहीं है ये। मैं तो बगैर टैक्स लगाए जो है मेरा टारगेट होता 8 ट्रिलियन, ये 7 ट्रिलियन पे खड़े हो गए, तो उन्होंने इनको डंडे मारे हैं कि भाई तुम 424 तो करो, और मैं तो सीधा 8 ट्रिलियन पे जाता, तो मुझे तो उन्होंने कुछ कहना ही नहीं था, बिकॉज 8 ट्रिलियन हो सकता है। 422 अरब रुपए का इजाफा किया हमने बजट के बाद किया था एक साल में, ये आईएमएफ के प्रेशर में 1800 बिलियन कर लेना था। तो ये क्योंकि ये कर नहीं रहे थे तो उन्होंने इनको डंडे मारे हैं। हेलो, अच्छा ये फरमाइए सर, ये आज इमरान खान साहब ने कहा है और शौकत तरीन ने न्यूट्रल को समझाया था कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप किसी किस्म की रजीम तब्दील ना करें। तो ये किन से मुलाकात हुई थी आपकी?
यार बड़ी दफ़ा जावेद भाई ये हो गई, आप इसको ना रिपीट करें ना। मैंने कह दिया कि हमारी मैं जाके मिला करता था अपने पावर्स टू बी को, रिकॉर्डिक वगैरह इसके ऊपर, तो उसी एक वन ऑफ दोज मीटिंग्स में मैंने इनको समझाया था कि इकॉनमी काफ़ी ठीक जा रही है, लेकिन ये उसको टॉलरेट नहीं करेगी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो आप इसका ख्याल रखिएगा, कॉन्टीन्यूटी दीजिएगा। तो ये मैंने उनको काफ़ी समझाया था। पर चलें, बाकी तो दैट्स हिस्ट्री नाउ। तो वैसे आपको अंदाजा था पहले कि ये रजीम तब्दील हो रही है? नहीं, उस वक्त तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका था। मैं उसके बाद की बात कर। अच्छा, ये उसके बाद की बात है। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें पिछले साल पता चल गया था कि ये साजिश हो रही है और उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू कर दिया था फौज को। हाँ, वो मुझे नहीं मालूम कि कब से उन्होंने समझाना शुरू किया था। मुझे तो इतना पता है कि मैं तो मार्च के मिडिल में उनसे मिला था। और अच्छा, ये फरमाइए सर, ये वाकई बाहर से था दबाव के पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट तब्दील करें, और बाहर से जो दबाव डाला जा रहा था उससे क्या फायदा ले लिया अमेरिका ने? देखें जी, अमेरिका ने क्या फ़ायदा लेना था वो तो अब फ़ायदा लेंगे ना। अब अभी तो शुरुआत है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमने, क्योंकि मैं तो उस डिफेंस वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, तो हमने तो वो खैर डिटर्मिन ही कर दिया था ना कि वो जो साइफर के जो था उसके बीच में कहा था कि इंटरफेरेंस हुई है। तो इंटरफेरेंस के बाद हमने कहा डिमार्श जो है वो उधर भी वाशिंगटन में भी दें और यहाँ भी दें। तो वो तो इस्टेब्लिश था कि ये इन्होंने इंटरफेरेंस ये करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी तो इवेंट्स ने बता दिया आपको, लोटे आ गए। एक चीज ये है कि समझ नहीं आ रही कि जब इंटरवेंशन बाहर से हुई, रजीम तब्दील हुई, तो अमेरिका हासिल क्या करना चाहता सर इससे? बिल्कुल आपको मालूम है कि वो तो अड्डे चाहते थे यहाँ, जिसको इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और वो अड्डे चाहते थे यहाँ से, और अभी फिर उसी चीज़ों की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये जाहिर है अभी ये भी बातें शुरू हो गई हैं कि यार पाकिस्तान को तो इजराइल को रिकग्नाइज करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं जाहिर है अभी तो एकदम तो अभी सामने नहीं आएंगी, लेकिन ये बातें तो शुरू हो गई हैं ना। लेकिन सर अब अड्डे तो नहीं अमेरिका को चाहिए होंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर अफगानिस्तान में तो तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो अब तो अड्डे नहीं चाहिए होंगे, और इसराइल को तस्लीम करवाना, उसके लिए रजीम तब्दील करवाने की क्या जरूरत? नहीं यार, अड्डे क्यों नहीं चाहिए होंगे यहाँ? उन्होंने मॉनिटर करना है अपना अफगानिस्तान को, और इर्द गिर्द कौन सा मुल्क है जो उनको ये अड्डे देगा? तो वो तो अड्डे इसलिए ले रहे हैं ना कि दे वांट टू मॉनिटर, और उन्होंने अगर सर्वेलेंस भी करनी है या उसके बाद कोई एक्शन भी करना है यहाँ से तो वो भी तो उनके लिए अड्डे चाहिए ना यहाँ। तो वो तो आपको आएगा, पिछले जून के बीच में उनके जो ये खबर तो आपको मालूम है ना, अमेरिका मीडिया में था कि ऑलमोस्ट कोई वो एग्रीमेंट हो गया कि पाकिस्तान में अड्डे होंगे। वो तो फैक्ट है। तो वो नहीं हुए ना, फिर खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो उसके बाद बाकी इजराइल के साथ जो है ये हमारी एक मुस्लिम एटॉमिक नेशन है, और उनके लिए क्रिटिकल है कि अगर हम उनको रिकग्नाइज करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक हो गया शौक साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पर छोटी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, हम सूबाबंदी के वफाकी वजीर हैं। सर आज आपने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने हल्फ उठा लिया कि मैं जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था, ये आप लोगों को गलत फहमी है, मैंने सोचा भी नहीं था। इसका मतलब ये नैरेटिव आपका गलत साबित हो गया। अब सिर्फ नैब्स के केस खत्म करवाने के लिए आप लोगों को हुकूमत में है। हकीकत यह है कि जो 24 घंटे पहले उन्होंने बात की होती है, अगले दिन वो इस एतमाद के साथ और जोर के साथ उसकी नफ़ी में बयान दे रहे होते हैं जैसे कभी उन्होंने बात ही नहीं की थी। अब देखिए, जहाँ तक आर्मी चीफ या फौज की बात है, हमारा कौमी इदारा है, उसे हर किस्म की सियासत से बालातर होना चाहिए। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान वो पहले वजीर आज़म थे जिन्होंने फौज की इंटरनल पोस्टिंग्स में मुदाखलत की कोशिश की। 6 हफ्ते तक पाकिस्तान के 3 नर्व सेंटर्स जो सिक्योरिटी के इंतहाई हसास हैं, कराची कोर, DGISI और पेशावर कोर, 6 हफ्तों के लिए जो आउटगोइंग जनरल था वो चार्ज छोड़ नहीं सकता था, जो इनकमिंग जनरल है वो चार्ज ले नहीं सकता था। 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स को उन्होंने अपनी अना के ऊपर कुर्बान किया हुआ था। ये कभी इस किस्म की मुदाखलत आर्मी के पोस्टिंग्स के अंदर इंटरनल मामलात में किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं की।
तो अब आप ये देखिए कि जो शख्स इस हद तक दखल अंदाजी करता रहा हो, आज वो हल्फिया कह रहा हो कि मैं किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहा था, ये तो बस प्लान नहीं उसके लिए हम दुआए खैर ही कर सकते तो हैं। आपका ख्याल है कि वो प्लान था उनका? देखिए, उन्होंने जितनी मुदाखलत की ये तो सबूत मौजूद है ना। इसके बाद जब वो हुकूमत से निकले हैं, जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ फौज के इदारे पे हमले किए हैं, उन्होंने रिटायर्ड फौजियों की एक ब्रिगेड खड़ी करके फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, उन्होंने फौज को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की है, ये सब चीजें तो आपके सामने है। पाकिस्तान में किसने किया? ये एक हमारा कौमी इदारा है कि जो किसी किस्म की सियासत से बालातर रहना चाहिए, ये दिफा का इदारा है। हम सिविल के अंदर मैं और आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, तुम फलानी जमात मैं फलानी जमात, लेकिन ये तो चाहते थे कि फौज के अंदर मेजर कर्नल जो है वो भी सियासी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे के सिर फाड़े, हम उस तरफ जा रहे थे। तो ये तो इमरान खान साहब सब कुछ कर चुके हैं। ये जो आपकी गवर्नमेंट है सर, ये प्राइवेटली लोग कहते थे, उसमें बल्कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो बल्कि टेलीविजन पे भी कह दिया था, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इस साल के एंड तक इन्होंने अपोजिशन के सब लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना था और फैसला लेना। कल वैसे ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब भी उन्होंने एतराफ भी किया कि हमारा प्लान था कि हम दिसंबर तक सबके केसेस का फैसला कर देंगे। और साथ आप कहते थे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट में आए। देखिए, एक चीज तो खत्म हो गई ना सर। असल बात यह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में वन पार्टी स्टेट बनाना चाहते थे, और वन पार्टी स्टेट बनाने के लिए उन्होंने अपोजिशन को साफ करना था, उन्होंने मीडिया को साफ करना था, उन्होंने सिविल सोसाइटी को साफ करना था। कोई उनके सामने खड़ा होकर उनसे सवाल ना पूछ सके। आप देखिए मीडिया के साथ क्या कुछ नहीं किया। जो सहाफ़ी उन्हें नापसंद होता था उसकी पहले नौकरी पे ख़त्म कराते थे, फिर उनके खिलाफ मुकदमेबाजी होती थी, फिर उनको अगवा कराया जाता था। इस तरह जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके ऊपर जिस तरह की सेंसरशिप आयद की गई उसकी कोई मिसाल नहीं। फिर आखिरी दिनों में जो ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी कर दिया उसकी कोई मिसाल नहीं। इसी तरह जो अपोजिशन के तमाम सफ़े अव्वल के लीडर हैं, खासतौर पे PMLN पे तो बहुत मेहरबान थे। हम सब झूठे मुकदमों में जेलें भुगत कर आए और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अदालतों से इंफॉर्मेशन है, ये आपका ख्याल है कि वो आप सबको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं? नहीं, ये तो देखिए ना, आपके सामने जो सबूत है वो तो वाकयाती तौर पे आ गया ना। जिस किस्म की वो कार्रवाई, मिसाल के तौर पे जो उनका नैब ऑर्डिनेंस उन्होंने किया, अमेंडमेंट की, उसके तहत उन्होंने प्रोविजनिंग की कि वो दर्जनों हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजों को लाखों रुपए के तनख्वाह के ऊपर रखेंगे और उनसे मनपसंद फैसले लेंगे, ताकि सब ऑपोजिशन के लोगों को सजाएं दिला के इनको इलेक्शन से साफ किया जाए। मेरे सामने वो सुनियां हों गलियां और वो की कल्ला फिरे इमरान खान, वो तो ये चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट में ना आते तो आप अब तक डिस्क्वालीफाई हो चुके होते और मीडिया बंद हो चुका होता और अपनी मर्जी का आदमी। अगर हमने ये तब्दीली ना लाई होती, अगले जो 6 से 8 या 9 महीने हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर वो गदर मचना था, क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे तो जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर आए, जनरल ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर आए, अयूब खान जैसे डिक्टेटर आए, कोई भी पाकिस्तान की साख्त को बदल नहीं सका। वो तो यूनिफॉर्म थे ना। ये इमरान खान जो है वास्केट पहन के अगर एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते थे तो ये इनकी अपनी दिमाग की खराबी थी, लेकिन इन्होंने मुल्क को एक बहुत बड़ी दलदल में, एक बहुत बड़े बहरानों में, कश्मकश में डाल देना था, जिससे कि हम मजीद नुकसान हमारा होता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने, ये इस वक्त नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है। एक इमरान खान कहता है कि जी मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारा पाकिस्तान चोर और डाकू है। अब जो शख्स ये सोचे उसको नफ्सियाती इलाज की जरूरत है, कि जिसको ये मेगलोमेनिक फीलिंग हो कि जी मैं एक अकेला ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया ही गलत है, तो फिर उसको अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये उनका इलाज तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट का इलाज भी बड़ा जरूरी है। ये जो महंगाई हो गई है, शौकत तरीन साहब ने कहा 35-40% तक चली जाएगी महंगाई, और IMF के साथ अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आपकी डील होगी है या आपकी डील नहीं हुई और वो पैसे कब आएंगे। ये तो मैशत का बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शौकत तरीन साहब, इमरान न्याजी साहब या कोई भी उनकी हुकूमत का बंदा आके 2 बातों का जवाब दे कि क्या ये जो IMF का मुआहदा जिस पर हमें अब अमल दरामद करना पड़ रहा है, इस पर हफीज शेख साहब के और शौकत तरीन साहब के दस्तखत नहीं है। वो तो होते हैं सर, ये उनकी शराइत हैं जो उन्होंने तस्लीम की, और IMF से जो हमारा बहरान रहा या इतनी देर लगी, वो इसीलिए लगी, उन्होंने कहा जी हमें हफीज शेख का नहीं पता, शौकत तरीन का नहीं पता, हमें यह पता है कि पाकिस्तान के वजीर खजाना ने दस्तखत किए। आप ये बातें पूरी करें, इसके बाद हमारे पास बात करने आए। दूसरी बात,
अप्रैल में जब मैंने चार्ज लिया वजारत मनसूबाबंदी का, हमारी वजारत जो है पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट को देखती है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में यह हुआ है कि वजारत ख़जाना ने आखिरी क्वार्टर अप्रैल मई जून के 3 महीनों के लिए जीरो रिलीज की है। जीरो रिलीज ये उस वक्त भी नहीं हुआ था जब हमने एटमी धमाके किए और हम पर पाबंदियां लगी थी। तो बताइए, इसका मतलब है कि आप खजाना खाली कर गए थे ना। कौन इसका जिम्मेदार है? शौकत तरीन साहब आके बताएं कि खजाने में कितने पैसे छोड़कर गए थे। अगर पैसे होते तो आखिरी क्वार्टर में डेवलपमेंट रिलीजेस होती ना। हम तो हुकूमत में आए थे, आते साथ पता चला जी वजारत खजाना ने कहा देयर इज जीरो रिलीज फॉर द 4th क्वार्टर। खाली था खजाना, खजाना खाली। वो जो मसलन रिजर्व थे वो कहाँ चले गए? ये जो इन्होंने आखिरी दिनों में इतनी छक्के मारे हैं जी, पेट्रोल सस्ता कर दो, बिजली सस्ता कर दो, और लोगों को ये कहा कि जी मैंने बड़े जी इसके लिए कोई टैक्स इकट्ठा कर लिया है, मैंने वहां से कर रहा हूं। हमने जो 1 महीना लगाया वो यही देखते लगाया कि भाई कोई दूरबीन से देखो, किसी जगह किसी खाते में पड़े हो पैसे। यकीन कीजिए कि सिर्फ अपनी जाती सियासत के लिए ये मुल्क को दांव पे लगा गए। अच्छा, ये फरमाइए, IMF के साथ मुआहिदा हो गया आपका? जी, IMF ने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बजट के ऊपर हो गई है, ठीक है, और अगले चंद दिनों के अंदर जो उसके बाकी फॉर्मेलिटीज है वो मुकम्मल होगी। एक्चुअली पेमेंट जो है वो जुलाई के आखिर में होगी। पाकिस्तान और IMF की जो मुतलका टीम है उसके दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। अब इसके बाद एक दूसरा मरहला होता है कि IMF ने अपनी इंटरनल अप्रूवल्स लेनी होती हैं, तो उसमें चंद दिन लग जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जुलाई तक जाएगा मामला। नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये एंड जून तक, उससे पहले ही हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए अब फजा बदल रही है। IMF का मुआहदा हमारा हो रहा है, FATF के अंदर जो इतने देर से हम फंसे हुए थे उससे हम निकल रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है, जिसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है, इस मामले में आपको इमरान खान को दाद देनी चाहिए। नहीं, देखिए ना, ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, लेकिन ये बात हम नहीं, अगर किसी ने कोई काम किया है तो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और तस्लीम भी करना चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज का इस हुकूमत पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवरसीज ने साबित किया है कि उन्होंने हाईएस्ट रेमिटेंस भेज के इस हुकूमत पे भी कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। इसी तरह चाइना से 2.3 बिलियन का हमारा वो लोन हो गया है। तो पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव। वैसे शौकत तरीन साहब ने अभी हमारे शो में तस्लीम भी किया है कि अब अच्छी खुशखबरियां मिल रही हैं और ये थोड़े से बाहर आ रहे हैं माशी में, और इंशाल्लाह आएंगे, हम मेहनत कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन शौकत तरीन साहब ने अभी इंकशाफ किया है कि बेसिकली ये जो आपकी गवर्नमेंट लाएगी उसके 2 मकसद हैं, बल्कि 3 मकसद हैं। एक तो आप अमेरिका को अड्डे देंगे, दूसरा ये कि इसराइल को तस्लीम करेंगे, तीसरा आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाएंगे और इंडिया को चौकीदार तस्लीम कर लेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे सर ये फरमाइएगा, सर ये आपको ये अमेरिका को अड्डे देना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी जून में वायदा हुआ था, इमरान खान साहब ने नहीं दिए, गवर्नमेंट तब्दील कर दी। ये कोई इमरान खान साहब को नया ख्वाब आया होगा। हकीकत यह है कि हमारी वो हुकूमत और क़यादत है कि जिसने अमेरिका के तमाम दबाव को मुस्तरद करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। लिहाजा ऐसी क़यादत से कोई ऐसी तवक्को रखना कि वो मुल्क के किसी मुफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, अपनी आप को बेवकूफ़ी इंसान कह सकता है। ऐसी कोई प्रपोजल, कोई ऐसी ना प्रपोजल है ना ये ऐसी बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इसराइल को तस्लीम करें। दूसरी बात यह है कि खान साहब ये बताएं कि क्या ये उनकी हुकूमत नहीं थी कि जिसके अंदर वो जब सदर ट्रंप के पास गए और वहां से कहकर आए कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और उसके आते साथ ही कश्मीर के अंदर मोदी ने वहां पे मुदाखलत करके उसको एनेक्स कर लिया। वो काम हुआ जो पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी भारत को जरूरत नहीं हुई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या किया, एक दिन कहा कि जी जुमे को हम खड़ा हुआ करेंगे, वो भी एक दिन जुमे को खड़े होकर दोबारा नजर नहीं आए। आपने तो इंडिया को, मोदी को पहले दुआएं दी जीतने की, उसके बाद जब उसने कश्मीर को एनेक्स किया आप आंखें बंद करके बैठे रहे। आपने 3 साल तक कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं की। आज आप किस मुंह से दूसरों को ताने दे रहे हैं? इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे सर? वैसे इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो असूली बुनियाद पर हैं। कश्मीर नंबर 1 और नंबर 2 जो वहां पर अब मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, और बिलखसूस हम सब मुसलमान हैं, और जिस तरह वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के खिलाफ वहां पर
बयानात दिए जा रहे हैं ये किसी के लिए भी नाकाबिल कबूल हैं। और मैं समझता हूं कि भारत की क़यादत को अपने रवैये पे नजर सानी करनी होगी, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी इस्लामी ममालिक से अपने ताल्लुकात को वो दाव पे लगा। कोई ऐसा ताल्लुकात का कोई ब्लैक डोर, कोई ऐसी अभी चीज सामने नहीं किसी किस्म का, और अभी कोई फ्यूचर में कोई ऐसा कोई चीज सामने नहीं। अच्छा, इसराइल को तस्लीम तो नहीं करेंगे आप? इसराइल को भी तस्लीम करने का जो हमारा मौक़िफ़ है बड़ा असूली है कि जब तक फ़लस्तीन के मसले का कोई हल नहीं होता उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करने का कोई इम्कान नहीं। फिर ये ना IMF के प्रेशर में आके जिस आप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये भी मान जाए IMF से तो अब उसके प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता निकलने का वक्त आ रहा है, मामलात ठीक हो रहे हैं। IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं जब वो ठीक होंगे तो दुनिया के तमाम दीगर ममालिक भी आएंगे, कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया से भी मिल जाएंगे पैसे, वो भी आएंगे। और अब हमने मेहनत के साथ, देखिए 28 तारीख को हमने पाकिस्तान के जो बेहतरीन अजहान है उन्हें बुलाया, टर्न अराउंड के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अब मुल्क को ना हमने मिलकर ठीक करना है। ये जो पोलराइजेशन की सियासत थी इसको तर्क करना है। हम आपस में लड़ते रहेंगे, इंतशार में रहेंगे, ये मुल्क डूबता रहेगा। अगर हम कोलैबोरेशन के साथ चलेंगे, इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये सबको पीछे छोड़ सकता है। लिहाजा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे ये हुकूमत एक कोलिशन है, अवाम के अंदर भी हम सब पाकिस्तानियों को दावत दें कि आइए आप टर्न अराउंड में शामिल हों और हम मिलकर पाकिस्तान को जो इसका टाइम लूज हो गया है उसको मेकअप करें और तेजी के साथ आगे लेकर चलें। अजी फरमाइए, TTP के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? आज ज़ाहिर कौमी सलामती का कमेटी का इजलास भी हो, उसमें भी आप थे, तो ये कहां तक पहुंचा सर TTP के साथ? देखिए, आज जो अस्करी क़यादत है उसने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी है, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के साथ और जो हमारे मुल्क के मगरबी सरहदों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब आगे बढ़ने के लिए हम एक हद तक जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उनमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब इसके बाद दो रास्ते हैं कि या हम किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ एंगेजमेंट हो या हम बदस्तूर इसी तरह ऑपरेशन जारी रखें और हम ये हुकूमत से और सियासी क़यादत से इसके बारे में गाइडेंस या उनकी डायरेक्शन सीख करते हैं। तो आज सबका ये इत्तफाक राय से ख्याल था कि इसके ऊपर पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहिए। पार्लियामेंट में बहस होगी और जो भी एक कलेक्टिव विजडम होगी उसकी रोशनी में अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि TTP जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक कंधारी ग्रुप है जो लड़ना चाहता है और असला भी उसके पास है और बाकी लोग भी उसके पास है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं जो कमजोर हैं वो अफगान गवर्नमेंट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुआहिदा करना चाहते हैं। तो ये इसको कैसे देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उसकी भी ये दिलचस्पी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को कोई पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी होगी तो यकीनन उसके लिए अफगानिस्तान की हुकूमत पे दबाव आएगा और उनके लिए पोजीशन एम्बैरेसिंग होगी। वो भी ये चाहते हैं कि इस मसले को इस अंदाज में हल किया जाए कि जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अपने ताल्लुकात में किसी किस्म का खलल ना आने दें। तो अगर वहाँ पे कोई ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के मंशा के बरखिलाफ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तान की हुकूमत उससे निपट सकती है। और बाकी जो लोग जो मुआहिदा करना चाहेंगे उनको आम माफी दे दी जाएगी। ये तो इसके लिए जो भी, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट में बहस होगी और जो पार्लियामेंट खदोखाल वाजे करेगी मुस्तकबिल की हिकमत अमली की, उसकी रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो नैब की तरमीम है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इस वक्त, और ये बज़ाहिर लगता भी ये है कि आपने अपने वकला को सामने बिठा के ये फैसला किया कि किस किस का केस खत्म हो सकता है। काश, और वही सारी तरफ काश आप इमरान खान साहब की वो तकरीरें चलाएं कि जिसमें उन्होंने यही तरामीम जो अब की गई हैं इनके फजाइल अफसरों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, सबके लिए वो फजाइल पे दर्स दे रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्यों नागुज़ीर है। और इसके अलावा जो तरामीम है वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा कि ये इस्लाम की तालीमात से मुतसादिम है। और वो बेसिक है कि आपके नैब के कानून को अपने आइन और कानून से हम आहंग करें और आप नैब पर यह जिम्मेदारी दें कि वो अगर आप पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसका सबूत फराहम करें। ये नहीं है कि एक बेनामी चिट्ठी लिख के आपके या मेरे खिलाफ चेयरमैन नैब मुझे या आपको 90 दिन के लिए जेल में डाल दे। ये किस कानून के तहत हो सकता है? अगर उनके पास सबूत है वो पेश करें और उसके बाद वैसे इस तरमीम के बाद आपका केस खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरा केस तो पहले दिन से खत्म है। देखिए, मेरे तो चल रहा है अभी भी। नहीं, मैंने ये तो तकरीबन 4 महीने से मैंने उसके एक्विटल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब वैसे इसीलिए इस तरमीम के बाद अब तो दायरे आपका मैं अपना केस पुराने कानून पे कंटेस्ट करूंगा। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा और मैं अदालत से कहूंगा
तरमीम का फायदा इस तरमीम को एक तरफ रखें और हाई कोर्ट में मेरी तारीख है 29 को, मैं जज साहब से कहूंगा कि पिछली तारीख पे चीफ जस्टिस ने आधा घंटा नैब से पूछा कि आप बताइए कि चार्ज किया इन पे किस, तो आप इन तरमीम का फायदा नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरिट के ऊपर नैब साबित करे कोई 1 रुपया 1 पैसा माली बदअनवानी है, लेकिन ये कह देना कि आपने खेलों का एक मंसूबा बना के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, मैंने कोई जुआ खाना बनाया, मैंने कोई जराइम का गढ़ बनाया। आप अगर अपना केस कंटेस्ट कर सकते हैं तो सर बाकी क्यों नहीं कर सकते? शायद हम जो सियासी लोग हैं ना, मियां शबाशी साहब, हमें कोई मसला नहीं है, साद रफीक साहब, हमें कोई मसला नहीं, मरियम नवाज साहब, मैं आपसे देखिए नहीं, हम सब लड़ रहे हैं ना, हम जेलें भी भुगत आए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह 18 महीने अगर जेल काट आए तो उससे बढ़ के और क्या इन्होंने कर लेना था? क्या निकला आखिर में अदालतों के सामने नैब ने कहा कोई चीज नहीं, उनको इस तरमीम का बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। मैं सुन रहा हूं, देखिए ना, बात यह है कि मसला सियासतदान का नहीं है, हम तो जेल भी जाते हैं, मुकदमे लड़के आ भी जाते हैं। इन कवानीन ने पाकिस्तान की पूरी इंतजामी मशीनरी को इस तरह डिसफंक्शनल कर दिया है कि कोई अफसर 1 रुपए के दस्तखत करने के लिए फैसले पे तैयार नहीं है। ये बेचारे 18-19 ग्रेड के अफसर जो हैं, ये अपनी सारी जो पेंशन है या अपनी जमा पूंजी नैब के वकीलों को तो नहीं दे सकते। ये कर सकते थे आप, लेकिन आप ये भी कर सकते थे कि ये जो सियासी लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, हम पुराने सिस्टम के तहत लड़ेंगे और नई जो तरामीम हुई है वो नए लोगों के लिए नहीं। तो इसमें हमने कोई ऐसी बेनिफिट नहीं लिया, हमने देखिए सर आपको मैं आपको अर्ज करूं ना जावेद चौधरी साहब, ये वो तरमीम है जो इमरान खान खुद करके गया है। तो क्या इमरान खान हमारे फायदे की तरमीम करके गया? उस तरमीम का अगर आपको फायदा है तो फिर मैं आप बताएं, क्या इमरान खान साहब मुझे फायदा देने के लिए तरमीम करके गए हैं? सर इमरान खान साहब के कानून जो है उसमें आप लोग शामिल नहीं थे। नहीं, सब वो तो सबके कानून, ये नहीं हो सकता कि जावेद चौधरी साहब पे कानून लगेगा मुझ पे नहीं लगेगा। वो तो जो तरमीम इमरान खान ने अपने हाथों से की और जिसकी वो कसीदे और फजाइल तकरीरों में बयान फरमाते थे, अब अगर वो तरमीम हो गई है तो वो उनको नजर आता है कि हमने अगर करप्शन छुपाने के लिए आप लोगों को फायदा लेना चाहिए इस तरह इन तरामीम का या नहीं? मैं तो बिल्कुल आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि हम मेरिट के ऊपर लड़ेंगे, हम सब मेरिट पे लड़ेंगे, सब मेरिट पे लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।